गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम मौर्य साम्राज्य का आर्थिक चित्रण देखेंगे। हमने पिछले लेक्चर में सामाजिक चित्रण का अध्ययन किया था। सामाजिक चित्रण में हमने कई फैक्टर्स, सामाजिक दशाएं, उसमें किस प्रकार की जाति प्रथा थी, दास प्रथा थी, मौर्य साम्राज्य का सामाजिक संगठन किस प्रकार था, किस प्रकार यहाँ पर जो सामाजिक वर्ग बने हुए थे, वो सारा परिप्रेक्ष्य हमने देखा था। आज जहाँ तक हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य के बारे में अध्ययन करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भारत को जिस प्रकार कृषि प्रधान देश कहा जाता है, उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य में भी कृषि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। यहाँ पर जैसा कि मेगस्थनीज जो मौर्य काल में भारत में आया था, उसने यह लिखा है कि किसान लोग यहाँ पर बहुत ही प्रमुख वर्ग था। चूंकि कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय था, अतः कृषकों की दशा भी हीन और असंतोषजनक नहीं थी। यहाँ पर कृषक समाज को उच्च स्थान प्रदान किया गया था। मेगस्थनीज ने इस बात को इंडिका में बार बार दोहराया है कि कृषक समाज पवित्र व अवैध माना जाता था। शत्रु निज भूमि पर काम करते हुए किसी भी किसान को हानि नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि इस वर्ग के लोग सर्वसाधारण जनता द्वारा हितकारी माने जाते थे। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य में कृषक समाज को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। दूसरा पॉइंट, हम कृषिजन्य वस्तुएं देखते हैं तो मौर्य युग में कई वस्तुओं की खेती की जाती थी। कौटिल्य ने लिखा है कि वर्षा ऋतु के आरंभ में शाली एक प्रकार का जो धान था, व्रीहि जो चावल को कहते थे, कोद्राव जो कोदो का धान था, तिल, दारक जो संभवतः दाल के रूप में था। तो इस प्रकार कई प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त थी। जो वर्षा ऋतु आती थी, तो उसके मध्य में मूंग, उड़द आदि भी उगाए जाते थे। और इसके बाद में कई प्रकार के अन्न जैसे जौ, गेहूं, चना, अलसी, कपास, ईख आदि भी यहाँ पर बोई जाती थी। फसल की उत्कृष्टता के लिए बीज तैयार करने की यहाँ पर उत्कृष्ट विधि थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका निरूपण किया गया है। कहा जाता है कि धान के बीजों को 7 रात ओस में रखा जाता था और दिन में उन्हें सुखाया जाता था। यह प्रक्रिया 3 दिन तक की जाती थी। ईख आदि को खेत में गाड़ने से पूर्व ईख के टुकड़ों, ईख यानी गन्ना, ईख के टुकड़ों को के जो कटे हुए भाग थे, उस पर मधु यानी शहद, घृत यानी घी, गोबर आदि उस पर लगाया जाता था, जिससे एक अच्छी फसल उग सके। खाद के लिए गोबर और हड्डी के चूरे का प्रयोग किया जाता था, और जब ईख के अंकुर निकल जाते थे तो उस पर मछली की खाद व आक का दूध भी डाला जाता था। इसके अलावा बीज तैयार करने के पीछे कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी मौर्य काल में किए जाते थे। मौर्य युग के लोग अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए देव पूजा में विश्वास करते थे। जब वे बीजों को बोना आरंभ करते थे तो मंत्र पढ़ते थे, जिसमें प्रजापति और कश्यप देवता को वो नमस्कार करते थे। इस प्रकार यहाँ पर एक धार्मिक अनुष्ठान भी प्रचलित था। मौर्य काल में जो सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए साधन भी थे। यहाँ पर हल और बैल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता था। राजकीय भूमि पर बार बार हल चलवाकर उसे तैयार किया जाता था और उसके बाद में बीज तैयार किए जाते थे। जो कृषि का कार्य था
उसमें कुछ कर्मचारी होते थे, जिसमें करमार, कुट्टाक, मेदक, रज्जुवर्तक, सर्पग्राही, ये सब जो कर्मचारी थे वो कृषि कार्य में सहयोग करते थे। जो करमार का कार्य था वह, और कुट्टाक का कार्य था वो कुट्टी काटने का था, मेदक का कार्य था वो कुआं खोदने का काम करता था, रज्जुवर्तक रस्सी बटने का काम करता था, और सर्पग्राही सांप पकड़ने का काम करता था। इस प्रकार जो राजकीय भूमि पर जो खेती करते थे कर्मचारी, उन्हें न केवल भोजन दिया जाता था बल्कि उन्हें 1.25 मण मासिक वेतन भी प्रदान किया जाता था। तो इस प्रकार एक सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ पर थी कृषि कार्य के लिए। अब हम अगर मौर्य काल के जो व्यवसाय और उद्योग देखते हैं जो बड़े ही समृद्ध रूप में थे, उनका हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम वस्त्र उद्योग को देखते हैं। मौर्य युग का जो प्रधान उद्योग था वह सूत कातने और बुनने का था। इसमें ऊन, कपास, रेशेदार पौधे, सन, रेशम आदि प्रयुक्त होते थे। ये सारे जो पदार्थ होते थे उनके लिए उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता था। बुनाई के लिए जो कारखाने भी कुछ बने हुए थे, उन कारखानों को कर्मांत कहा जाता था। इस प्रकार यहाँ पर कपड़े, जो गर्म कपड़े थे, उनके निर्माण के लिए भी कुछ साधन उपलब्ध थे। जो भेड़ थी उसके लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं थी जिससे गर्म कपड़े बनाए जा सके। वृक्षों के रेशों से भी कपड़े बनाए जाते थे। ये मौर्य साम्राज्य में विविध प्रकार के जो कपड़े बनते थे उनको बाहर भी उनका व्यापार किया जाता था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन से पूर्व तक जो बंग देश की जो मलमल थी, जो विश्व विख्यात थी, वह भी यहाँ पर उपलब्ध थी। चीन के रेशमी कपड़े मौर्य युग में भी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए चाइना के लोग भी विक्रय के लिए अवश्य ही भारत में आया करते होंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये स्पष्ट होता है कि वस्त्र का उद्योग यहाँ पर बहुत ही उन्नत अवस्था में था। हम धातु उद्योग को देखते हैं, तो धातु उद्योग में जो राजा थे वह खानों और धातु उद्योग पर विशेष ध्यान देते थे। खानों का विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन होता था जिसे आकारा अध्यक्ष कहा जाता था। नमक उद्योग का राज्य के अपने अधीन था। जो नमक का उद्योग था उसमें राज्य ने इसकी बिक्री करवाने का अधिकार अपने पास में रखा हुआ था। राज्य की अनुमति के बिना नमक का क्रय विक्रय निषिद्ध था। विदेशों से जो नमक बिकने के लिए आता था उस पर कर भी लिया जाता था। जो नमक लवणाध्यक्ष के पास संग्रहित हो जाता था उसी की बिक्री राज्य कराता था। इसके बाद जहां तक हम रत्न मुक्ता उद्योग को देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो रत्न मुक्ता उद्योग था वह भी खन्याध्यक्ष के अधीन था, जो आकाराध्यक्ष की अधीनता में ही अपने विभाग का कार्य करता था। मणि मुक्ता का जो व्यवसाय मौर्य काल में इस प्रकार उन्नत था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी लड़ियों के हार बनाए जाते थे और उनकी मांग विदेशों में भी थी। मोती, मणि और हीरे से जो आभूषण बनाए जाते थे और जो हीरे को काटकर निश्चित आकार प्रदान करते थे, उस अधिकारी को मणिकारुओं कहा जाता था। इस प्रकार कोई संदेह नहीं कि मणि मुक्ता का व्यवसाय भी मौर्य काल में बहुत समृद्ध अवस्था में था। नेक्स्ट हम शराब उद्योग को लेते हैं। शराब का जो उद्योग था वह सुरा अध्यक्ष के अधीन था। सुरा निर्माण में जो दक्ष व्यक्ति थे उन्हें राजकीय सेवा में रखा जाता था। चूंकि सुरा के सेवन पर भी कई प्रकार के नियंत्रण विद्यमान थे,
और कई तरह के नियम भी बने हुए थे, क्योंकि क्रय विक्रय के लिए भी कई स्थान निश्चित किए हुए थे और जो इस नियम का उल्लंघन करता था उस पर जुर्माने का भी प्रावधान था। मौर्य काल में एक बर्तन उद्योग का भी प्रचलन था। लोहा अध्यक्ष ताम्र, सीसा, टिन, पीतल, कांसा, लोहा आदि धातुओं से विभिन्न प्रकार के बर्तन तैयार करता था। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर बनते थे। नेक्स्ट हम चमड़ा उद्योग को लेते हैं। तो कौटिल्य ने लिखा है कि चमड़ा उद्योग में अनेक प्रकार की खालों का प्रयोग किया जाता था, जो अलग अलग रंगों की होती थी। श्वेत रंग, नीला रंग, पीला रंग, अनेक तरह की खालों का यहाँ विवरण मिलता है। इन खालों का कुछ माप होता था, लंबाई चौड़ाई होती थी। चर्म व्यवसाय अपनी उन्नत अवस्था में था। बहुमूल्य चर्मों के अतिरिक्त गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं की खालें भी प्रयुक्त किए जाती थी। मेगस्थनीज ने चमड़े के श्वेत जूतों का भी अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। नियार्कस ने लिखा है कि भारतीय लोग चमड़े के जूते पहनते थे। इस प्रकार हमारे पास ऐसे एविडेंस भी हमें लिखित रूप में मिलते हैं कि यहाँ पर चमड़ा उद्योग काफी सुदृढ़ अवस्था में था। नेक्स्ट हम काष्ठ उद्योग को लेते हैं। चूंकि मौर्य काल में जंगलों का बहुत महत्व था, आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें बहुत उपयोगी माना जाता था, इसलिए जंगल की रक्षा का जो दायित्व था वो कुपिया अध्यक्ष नामक अधिकारी के पास में रहता था। इन जंगलों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता था। इस प्रकार यहाँ पर जो वन संरक्षण की भी परंपरा विद्यमान थी। मौर्य काल में हथियार उद्योग को जहाँ तक हम देखते हैं तो हथियारों के लिए आयुधगारा अध्यक्ष होता था। वह अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करवाता था। अस्त्र शस्त्रों में चक्र, यंत्र, आयुध, कवच, अनेक प्रकार की सामग्री बनती थी। चूंकि यहाँ पर युद्ध होते रहते थे, इसलिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण का उद्योग भी बड़ी ही सुदृढ़ अवस्था में था। स्वर्णकार का व्यवसाय था। सोना, चांदी आदि बहुमूल्य धातुओं को शुद्ध किया जाता था और उनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। जो नर्तक और गायक थे मौर्य काल में, जो मनोरंजन का कार्य करते थे, लेकिन उनका ये व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। चूंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि यहाँ पर रूपा जीवाएं थी जो रूप द्वारा आजीविका अपनी कमाती थी, तो मौर्य युग में उनकी काफी सत्ता थी। ये राजकीय सेवा में रहते हुए भी स्वतंत्र रूप से अपना पेशा करती थी, लेकिन इस कार्य को भी नियंत्रण करने के लिए एक अमात्य होता था जिसे गणिका अध्यक्ष कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, हम जितने भी उद्योग हम देख रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि हर उद्योग का नियंत्रण कोई न कोई अधिकारी के पास अवश्य होता था। तो मौर्य काल में जो राजा था उसने इस प्रकार अपने उद्योगों को सुदृढ़ रूप दिया था कि वह राज्य के नियंत्रण में होते थे। राज्य ने इस प्रकार की अपनी प्रैक्टिसेस रखी थी कि वह जो सारे उद्योग थे वह एक सुनियोजित तरीके से चलता रहे और उससे जो जनता है वह अधिकाधिक लाभ उठा सके। धन्यवाद। अब हम आगे वाले लेक्चर में इसके व्यापार, श्रेणियां, संगठन आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको जो मैं ये वीडियो के द्वारा आपको जो लेक्चर दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुने। इस लेक्चर के द्वारा ही आपको कई प्रकार की अनुभव आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि किस प्रकार का हर काल में, मौर्य काल में देख लो या वैदिक काल में देख लो, किस प्रकार राज्य ने एक अपनी सुनियोजित व्यवस्था वहाँ पर हर क्षेत्र में, हर राज्य विशेष में कायम कर रखी थी। यानी राज्य एक बहुत बड़ी संगठन था, इकाई थी प्राचीन काल में, जो
एक तरह से सुनियोजित व्यवस्था का आयाम थे। धन्यवाद।